नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आप सभी को हमारे अतिथि देवो कार्यक्रम में एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया उनको जानते हैं, जिनका नाम है राजेंद्र व्यास गोपाल जी, जो कि भीलवाड़ा से हमारे बीच में आए हैं। आप आध्यात्मिक रूप से भी कहो, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से कई विधाओं को लेकर हास्य व्यंग भी आपके कविताओं में समाहित होते हैं। ऐसे शख्सियत, ऐसे कवि, राष्ट्रीय कवि, गीतकार आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आइए आपको रूबरू कराता हूँ। व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। मैं धन्य हुआ आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के, और ये नवाचार होने चाहिए। व्यास जी, आपके बहुत सारे गीत कविताएं तो हम सुनते रहे, बहुत सारे मंचों पे, भारत में हर जगह पे आप जाते हैं जी। तो हम जानना चाहेंगे आपकी ये जो यात्रा है, ये शुरुआत कैसे हुई? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। वस्तुतः राजस्थान में भीलवाड़ा के पास मूलतः मेरा एक ग्राम्य जीवन का बचपन रहा। मैं हमीरगढ़ एक गांव है, वहाँ से भीलवाड़ा से 18 किलोमीटर। अच्छा। और वहाँ देश के एक बहुत बड़े कवि हुए जिनका नाम बंशीलाल जी बेकारी हुआ करता था। भानु जी, इंडिया का उस समय कोई ऐसा कवि और कवित्री नहीं था जो जिसने हमारे गांव में प्रस्तुति नहीं दी। अच्छा। बल्कि बेकारी जी ने हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण कवियों के पारिश्रमिक कहिएगा, जो उनके जो आयाम है, उनको मूल्य और मान्यता दी मेरे नगर ने। तो आप देखिएगा, मैंने कम से कम 31 बरस कविताएं सुनी है भानु। इसके पहले मैंने लिखा नहीं। अच्छा। यद्यपि कॉलेज में मैं जब आया तो मैं 21-22 साल का था। वहां भी मैं एक तरह से सीनियर्स को सुनता था। मेरा एक डायलॉग है, पहले सोना खरा करे फिर गहने बनाए। वाह वाह। उस तहत मेरा काव्य के प्रति रुझान रहा। फिर मैंने ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य में मैंने लिया था अपना सब्जेक्ट। हालांकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में किया था। अच्छा। पर मेरा रुझान हिंदी साहित्य में था। पर चूंकि मैं गांव का था और मेरे कॉलेज में जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है वो पॉलिटिकल साइंस में बना। अच्छा। मैंने मेरे पिताश्री को कहा मुझे जयपुर भेजिएगा, मैं हिंदी में। पर मेरे पिता ने कहा कि हम इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते तुमको इसी में। तो मैंने राजनीति शास्त्र में एमए किया। अच्छा। उसके बाद मैंने बीएड किया। फिर एक बहुत बड़ी बात बताऊं भानु जी, मैं क्लासिकल का बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा। अच्छा। हाँ, सबसे पहले मैं पोइट्री में आने से पहले म्यूजिक में था। अच्छा। मैंने संगीत प्रभाकर किया है, संगीत भूषण तबला और गायन में किया है। और बी म्यूज के बाद में मेरा सिलेक्शन म्यूजिक टीचर के तौर पर हो चुका था, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने देखा कि इस विधा को लेकर के मैं कहाँ यात्राएं करूँगा। तो उस समय मेरा एक आयाम था कि स्वरो व ब्रह्म न इति संशय थी। 25 साल मैंने क्लासिकल में अपने जीवन के बाद में मैं शब्द में आ गया। अच्छा। और मैंने ये निर्णय लिया कि स्वरो व ब्रह्म न इति संशय थी। 35 साल हिंदी मंचों के बाद भानु जी, मैं साइलेंस में आ गया हूँ। जब बाबा के ज्ञान में आया जीवन के तो मुझे बोलना अब बहुत प्रॉब्लम लगता है। आप मेरे मौन को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मुझे शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने हिंदी मंचों पर कविता को लेकर के तो बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। आप भी मुझे पूछ सकते हैं कि आप इतने अच्छे गीत कैसे लिख लेते हैं। तो उसके जवाब में मैं आपको मेरा परिचय देते हुए बात करूंगा। नहीं, वही मैं कई वर्षों से आपको देखता सुनता आ रहा हूँ। तो आप जब बोलते हैं तो केवल बोलते नहीं, ऐसा मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि आप दिल से वो निकल रहा है। ये आप चाहे आपके गीत हो, कविताएं हो, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई बचपन में आपने इतने साल सुना, उसके बाद फिर लिखना शुरू किया। संगीत की विविधा है, कविताएं लिखने की विविधा बहुत। तो ये सब पॉसिबिलिटीज कैसे हुई, किस तरह से आप इसको? ये क्या कि वातावरण बनता है। जब मैं बहुत बचपन में था तो मुझे हरिवंश राय बच्चन को पढ़ने का, तो एक दिन मैंने एक ऐसा ही कॉलेज फाइनल में मैंने एक चिट्ठी लिख दी। और मुझे भरोसा नहीं था कि हरिवंश राय बच्चन जी मेरी चिट्ठी का जो, आप आश्चर्य करेंगे, मैंने एक छोटी सी कविता उनको लिखी जो मैं आपको शेयर करते हुए कहूँगा। प्रश्न यही है, एक छोटी सी क्षणिका है।
देहरी पर मंडी अल्पना मेरे जीवन के चित्र खींच जाती है। मेरी माँ कच्चे आंगन पर पीली पर सफेद खड़िया से कुछ ऐसी अंकन करती थी, मैं उसको देखता था, वहां से मैंने बिंदु लिया। अच्छा। देहरी पर मंडी अल्पना मेरे जीवन के चित्र खींच जाती है और अफसोस है कि मैं उसे अब तक भी नहीं समझ पाता हूँ। ये कुछ भी नहीं है एक मनस्थिति, शाश्वत परिस्थिति। इसे हंस हंस कर जीऊं या रो रो कर, प्रश्न यही है। इसी में आंसर छिपा हुआ। ये क्षणिका मैंने लिख के भेजी, मुझे कॉन्फिडेंस। आप आश्चर्य करें, उस जमाने में हरिवंश राय बच्चन जी ने गुलमर्ग जब उनका आवास होता था, इतना बड़ा परिशिष्ट उन्होंने मेरे लिए लिखा और उसमें वो निर्देश दिए कि बेटा तुम में वो बीज जरूर है जो कविता का रुझान है, इसलिए तुम्हें हिंदी साहित्य के सारे समकालीन अष्टचाप कवियों से लगा करके आधुनिक हिंदी कवियों तक को तुम्हें गहन अध्ययन करना चाहिए। और वो मेरे जहन में इस कदर बैठा कि मैं साहित्यानुरागी भी रहा। तो वहां से मैंने बड़े बड़े कवियों को, चाहे वो प्रोज में थे चाहे पोइट्री में थे, फिर मैं सुनता था। इस तरह मेरी काव्य यात्रा शुरू हुई। तो जैसा एक प्रश्न है, क्या अब ख्याति प्राप्त होने के बाद कोई पूछेगा ही मुझे बतौर इंटरव्यू कि आप इतना सुंदर कैसे लिखते हैं, तो भाई जी उसके आंसर पर भी एक छोटी सी पंक्ति है। मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है। ये मन बड़ा प्यारा यंत्र है। मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है, मन अगाध हो गीत समंदर हो जाता है। वाह वाह, बड़ा गहरा। जब चरित्र का चमके चंद्रमा, जब चरित्र का चमके चंद्रमा, तब ही ज्वार उठ जाता है। मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है। तो जब तक प्योरिटी नहीं आएगी भाई जी, मैंने देखा बहुत जने ब्रह्मचर्य की चर्चा में निश्चित रूप से वे ब्रह्मचारी हैं, लेकिन हृदय में कहीं न कहीं भाई जी उनके ईर्ष्या, द्वेष, ये वातावरण का प्रभाव कहें या कलयुग का एक प्रभाव। व्यास जी, अभी हम लोग देखते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं, देखो ऐसे व्यक्तित्व के साथ आपका मिलन भी हुआ है, कई जैसे हरिवंश राय बच्चन जी, ऐसे तमाम जो पुराने दिग्गज कवि हैं, जो कई हैं अभी और कई चले भी गए हैं, लेकिन आप जैसे कुछ लोग जो उस धरोहर को बचा के रखे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है आजकल जो कवि सम्मेलनों का जो दौर जो अभी हम देखते हैं कई बार यूट्यूब के जरिए, टेलीविजन के जरिए भी, हास्य अपनी जगह ठीक है और कहीं और, लेकिन जो फुहड़तापन भी आजकल कवियों में कहो या नए नए कवि जो सिर्फ मनोरंजन के साथ कुछ ऐसी चीजें लिखने लगे हैं जो लोगों को चारित्रिक दृष्टिकोण से जो लगे कि हाँ इनके चरित्र का विकास हो रहा है, ऐसा कहीं कहीं नहीं आ रहा है, कहीं कहीं कुछ कुछ। इस पर आप क्या ये एक त्रासदी कहिएगा। हम वातावरण को भाई जी पॉजिटिव थिंकिंग वाले हम इसको थोड़ा नकारेंगे कि वातावरण को और हालातों को बदलने का जो दायित्व है वो हम कवियों का है। यानी अगर आप ऑडियंस को मोड़ना नहीं जानते हैं, बराबर है, तो आप फिर कवि धर्म को नहीं निभा रहे हैं। मैं उनके मनोरंजन का काम तो करता ही हूँ, पर उनका मनोभंजन भी करूंगा। यानी मैं तो, वो तो मिट्टी के एक तरह से पिंड है, अब मैं उनको गैसे गणेश बनाना चाह रहा हूँ और वैसे वो गैसे गधा बनना चाहते हैं। उस पर भी मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं उनकी धारा को मोड़ूं। उस पर एक लाइन आपको कहूंगा, आपके प्रश्न का आंसर उसमें आएगा। वातावरण और मेरी वैल्यूज का आप गीत देखिएगा। चहुं दिश फैली पवन विशैली, पग पग पर अवरोध है। चहुं दिश फैली पवन विशैली, पग पग पर अवरोध है। सदी 20वीं पार करी पर मानव अभी अबोध। चांद पे हम लोग प्लॉट ले रहे हैं और घर में मार्बल लगा हुआ है भानु जी, उस पे चलना नहीं आ रहा, हम स्लिप हो रहे हैं, स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं। और आप देखिएगा मेरे शहर में इस समय किसी भी घर में देख लीजिएगा, हड्डियों के अस्पताल ज्यादा है। इसका पीछे कारण है मार्बल। उसमें मारने का बल, वो शब्द क्या कह रहा है भाई, मेरा अर्थ समझिएगा, मुझ में बचाने का बल नहीं है, मार्बल है। अब बूढ़े व्यक्ति भी नहा करके निकलेंगे, पैर गीले हैं, छोटे बच्चे को डिफ्थेरिया होगा, बूढ़े आदमी उस मार्बल को, तो इसके परिणाम भी हम
भोग रहे हैं। चहुँ दिश फैली पवन विशैली, पग पग पर अवरोध है, सदी 20वीं पार करी पर मानव अभी। ये डायग्नोसिस हुआ, अब मेरा ट्रीटमेंट देखेगा। अच्छा। फिर भी नहीं निराश ये कविवर, चलते फिरते तीरथ है, प्रेम गंग को लाने वाले कविवर वही भगीरथ है। वाह वाह वाह। अवगाहन कर लो अब इसमें, आपको क्या करना, नहाइएगा मेरी नदी में। अवगाहन कर लो अब इसमें, यही भावना शेष है, मंगलमय मूर्त यह चेतन हम करते अभिषेक। शिवालय पे जाके अभिषेक करना गुनाह नहीं है, लेकिन जो जीवंत कवि, जो शिवत्व को प्राप्त, जो देवत्व को प्राप्त, और मैं तो कहूँगा कि भाई जी मेरे को तो कभी निराशा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि मेरा एक डायलॉग पूरे देश में बड़े कवि भी बोलते हैं कि इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते, पर इन बीजों को बचा सकते हैं जिससे नए उद्यान लगा दे। आपका स्टूडियो जो नए सितारों को, नए बच्चों को जो डाइस दे रहा है, और हम सीनियर्स को भी आप जिस अदब से पेश कर रहे हैं कि हम अतिथि के तौर पे आए, तो मुझे नन्ही नर्सरी के बच्चों के भी गीत लिखने का अवसर मिला, युवान का भी लिखा, और यहाँ ज्ञान में आने के बाद तो मैंने बहुत गहरे अनुभूतियों के गीत भी लिखे हैं। यहाँ 22 साल से मैं पूरे आर्ट और कल्चर के इंटरनेशनल सेमिनार में हर कवि समय, एक आपको और बताऊं, मैं मैसेज भी दे रहा हूँ। शुरू में जब मैं यहाँ कवियों को लाने लगा तो एक ही प्रश्न पूछते, क्या मिलेगा? होता है, क्योंकि हम लोगों को जो पारिश्रमिक मिलता है, कुछ का तो प्रोफेशन ही यही है भाई जी, कोई जरूरी नहीं है। काव्य को व्यापार तो नहीं बनाया, पर उनके घर गृहस्थी को संचालित करने का एक भगवान ने उनको गिफ्ट दिया है। तो मैं जब अपने किराए से उनको लाता था, और बाद में जब वहाँ का एक वरदान इनको मिलता, और उनके जीवन में यहाँ से जाने के बाद जो ग्रोथ होती थी भाई जी, अब ये स्थिति है कि वो यहाँ आने के लिए मेरे को एक तरह से संकेत करते हैं, मैं बड़े प्यार से लाता हूँ उनको। नहीं, सही बात है, और यही उनके लिए भी एक बहुत बड़ी, जी बहुत अच्छा मंच है भाई। एक नाइट में हम यहाँ हीरो हो जाते हैं। देखिए अभी जैसे कि कल नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आए जी, और कितनी सुंदर बात उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं ये कितने बार जब भी यहाँ आता हूँ, कई बार आ चुका हूँ, तो यहाँ से मुझे ऊर्जा जो मिलती है, यहाँ से जो दादियों का आशीर्वाद मिलती है, इस भूमि की जो वाइब्रेशंस है स्पिरिचुअल, वो मैं लेके जाता हूँ और देश की सेवा में मैं दौड़ने लगता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात कही। दौड़ने शब्द पर मैं भी रोमांचित हुआ, और हम ठहर जाते हैं। भाई जी मेरा एक उदाहरण बताता हूँ मैं, कि एक कदम तुम चलो, आपने मुझे एक फोन किया, मैं दौड़ के आया। एक कदम तुम चलो तो 10 कदम मैं आऊंगा, एक किरण तुम मुझे दो सूरज लौटाऊंगा। एक कदम तुम चलो, मैं यहाँ गीत नहीं गा रहा हूँ, मैं एक मैसेज दे रहा हूँ। हवा है विशैली, वही पहला प्रश्न मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हम बार बार ये कहते हैं कि वातावरण का, आप देखिएगा आज के 5-10 साल पहले रेलवे स्टेशन कितने गंदे थे, हमारे बाजार कितने गंदे थे, हमारी नदियां कितनी गंदी थी। कोरोना का अलग मैटर है, लेकिन मोदी जी ने स्वच्छ भारत का जो वो दिया था, एक गांवों से लगा करके कचरे को इकट्ठा करने का जो प्रयास किया, मैं सोचता हूँ मैं चहुँ दिश फैली पवन विशैली, पग पग पर अवरोध है। इस पंक्ति के पैरेलल मैंने क्या लिखा, एक कदम तुम चलो, हवा है विशैली, पर कली में तो गंध है। ये पॉजिटिव थिंकिंग। आपने कहा ना कि वातावरण गंदा हो गया, हवा है विशैली, पर कली में तो गंध है रे फूल, ये बनेगी जब तुमसे अनुबंध है। मुझे कौन जानता था स्टूडियो में आने से पहले, आपने मेरे को एक संविदा दी और ये कली फूल बनती जा रही है। तो शबनम फूलों पे गिरती है, कली नम नहीं होती। अगर हमारा हृदय खिल जाएगा तो निश्चित रूप से पोइट्री, क्योंकि पोइट्री का गहरा संबंध हृदय से है। हवा है विशैली, पर कली में तो गंध है, फूल ये बनेगी जब तुमसे अनुबंध है। तुम अगर बनो वेदी, भानु जी आपके स्टूडियो पे आमंत्रण, आपने वेदी बनाई, तुम अगर बनो वेदी मैं हवन कराऊंगा, एक किरण तुम मुझे दो सूरज लौटाऊंगा।
तो बहुत कविताएं, मैं आज यहाँ कविता के रूप में प्रस्तुत नहीं हुआ, मैं इसलिए हुआ कि मेरी साहित्यिक यात्रा में पहले खूब स्वाध्याय करना चाहिए। दूसरा है, हमारे से बड़े सीनियर पोइट कवि की परवरिश और सेवा करें। वे कहीं गए तो हम उनका बैग उठाएं, उन्हें कुछ साधन दें, हैं, उनके लिए जल की व्यवस्था करें। उन्होंने भोजन किया, उस थाली को हम माजें, जो क्लासिकल में होता है अपने गुरु के साथ, वही शिष्य। लेकिन एक बात और कहूँगा भानु जी, पूरे देश में कहता हूँ ये, आप हर कला सीख सकते हैं, आप प्रत्येक कला सीखी जाती है। आपने देखा स्कल्पचर, म्यूजिक, डांस, थिएटर है, पपेट्री या थिएटर। कविता एक ऐसी विधा है जो सीखी नहीं जाती, कोई नहीं सिखाता है। ये मैं कभी कभी सोचता हूँ, ये उतरती है जी। तो बहुत सारे कवियों की श्रेणी में आए हैं। अब हम जैसे सीनियर, जैसे 99 डिग्री तक पानी गर्म रहता है, 1 डिग्री और गर्म वो स्टील कहलाता है। अब हमारे जैसे सीनियर कवि अब कवि नहीं, हम ऋषि हो गए हैं। बराबर। कवि और ऋषि में एक क्वांटम, एक छलांग है कि हमारी प्रेजेंस, हमारे एक्सप्रेशन, हमारा माधुर्य। कविता में 3 गुण होते हैं, ओज, प्रासाद और माधुर्य। ये त्रिवेणी है, गंगा, यमुना, सरस्वती। एक वीर रस का कवि ओज ही ओज में बोलता जाता है, ऑडियंस का सरदर्द होने लगता है। एक आदमी हास्य फुहड़ हास्य ही ला रहा है। भाई हास्य हम जमीन को तैयार करने के लिए करते, जो श्रोता का कठोर मन आता है भानु जी, उसको फर्टिलाइज करने का काम कवि करता है। कौन सा? हास्य वाला। उसके बाद दूसरे क्रम का कवि आता है, वो बारिश करता है, गजल दे दिया। हम जैसे लोग आके बीजारोपण करते हैं। इसलिए हम कवि सम्मेलन के अंत में हमारा नाम आता है। हमारे लिए ऑडियंस कम रह जाए इसे कोई काउंट नहीं होता। और प्रसिद्ध कवि को तो सुनने के लिए बहुत जने तो 12 बजे बाद आते हैं कि एक सीनियर पोइट का नाम अगर है तो देरी से आएगा। तो ये सारे आयाम इन फूलों के गुलदस्तों को मुझे बहुत अच्छा लगा कि जी व्यास जी, हमें बहुत खुशी हो रही कि आज आपको अपने छोटे से स्टूडियो में आप आए। और आप तो यूँ तो कह सकते हैं कि कविताओं के सागर हैं, हम उसमें से कुछ बूंद और लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप कविता की तो मूर्ति हैं, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे विधाओं से आप जुड़े हुए हैं। जाते जाते मैं चाहता हूं कि बहुत सारे जो दर्शक हैं और नए कवि भी सृजन हो रहा है, बहुत सारे लोग आपको देख सुन रहे हैं, उनके लिए संदेश के तौर पे कुछ ऐसी बात जो अपने जीवन के अनुभव से, जो उनको लगे कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं या जो कवि की दुनिया में जो कदम रख रहे हैं, उनको कुछ प्रेरणा मिले। और वास्तव में सच्चाई भी यही है कि हम जैसे आपने कहा कि कवि बनाए नहीं जाते, वो उतरते, कविताएं उतरती है, हृदय का विषय है। कुछ उनके लिए कुछ उनके लिए मैं ये कहूँगा भाई जी कि हम दूसरे में बहुत रुचि लेते हैं। और मेरा ये एक वाक्य है कि सेकंड इज हेल, दूसरे में घुसना ही नरक है। एक बार मैं अकेला बैठा था, एक कवि मित्र आए और उन्होंने मुझे पूछा, क्या व्यास जी अकेले ही बैठे हो? मैंने कहा मैं तो मेरे साथ बैठा हूँ, अकेला काम। तो मेरा एक गीत है, मेरी किताब है, मैं मुझे मिल गया, बहुत अच्छी कृति है, क्योंकि मुझे 3 अप्रैल 89 को नेशनल अवार्ड मिला। अच्छा। आपका एक हमारा विभाग है, हमारा मानव संसाधन मंत्रालय संस्कृति विभाग, उसमें एक प्रोजेक्ट चला था भानु जी बहुत पहले, CCRT का है, विद्यालयों में भारतीय संस्कृति प्रसार प्रायोजना, बड़ा गजब का। 12 वर्ष मैंने उस प्रोजेक्ट को किया और भारत सरकार ने मेरा सीधा चयन किया। मुझे वो शिक्षक पुरस्कार जो मिला स्वामी, वो मैंने आवेदन नहीं किया, भारत सरकार ने मेरा चयन किया। और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी से बुक मेरे पास नहीं है, कभी आया, उसका शीर्षक है मैं मुझे मिल गया। तो उस मैसेज में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर साधना करनी है तो पहले खुद से मिलो, और एक आनंदित आदमी घर से निकलना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, एक भिखारी भी अपनी तस्वीर पर 8-10 आने की चिल्लर पहले रख के निकलता है, तब दूसरा व्यक्ति उसमें चिल्लर डालता है। आप घर में तनाव हुआ और दूसरों के घर में घंटियां बजा रहे हो, मैं आनंदित होता हूँ तभी किसी के घर जाता हूँ। अन्यथा अगर उदासी है तो म्यूजिक वाले को रियाज करना चाहिए, फोटोग्राफी वाले को फोटोग्राफी करनी चाहिए, पेंटिंग, मतलब आप किसी कला में रुझान में एक बुक पढ़िएगा, कोई न कोई क्रिएशन करिएगा, क्योंकि सृजन जो है वो आपके मूड को बदल देगा। तो जब जब आप ऐसे समाज की तरफ जाएंगे, और नए बच्चों को मैं यही निवेदन करूंगा, खूब स्वाध्याय करिए और इंटरनेट पे निश्चित रूप से मोबाइल का काम कीजिए, पर आजकल लाइब्रेरियों में बुक कोई नहीं पढ़ता।
और मेरा एक अंतिम मैसेज है कि हम किसी को गिफ्ट में बुके देते हैं, 400 रुपए का बुके देते हैं, इससे 40 रुपए की बुक दीजिए स्वामी, उसकी सुगंध जीवन भर बनी रहे। सही बात। तो वाह वाह। कुछ नए इनोवेशन इन पोइट्री आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ क्या है कि मैं भावित हो रहा हूँ, मेरा कभी मन नहीं होता कि मैं प्रभावित करूं, मैं खुद पर ही इतना रीझ जाता हूँ स्वामी। कभी कभी बंद टीवी में मैं जब अपनी शक्ल देखता हूँ, मैंने टीवी को कभी चला के नहीं देखा बचपन से ही। जब मेरे बच्चे पढ़ाई में थोड़ा मुझे लगा कि मैं गांव से तो मैंने केवल एंटीना लगाया मेरे घर पे, टीवी तो रखा ही नहीं, ताकि एक स्टेटस पे सबको पता चले कि व्यास जी के घर टीवी यहाँ। इसीलिए आज हमारे बच्चे मेरे ख्याल से ठीक है, तो स्वाध्याय किताबों का करना पड़ेगा। वाह, सही बात है, थोड़ा उस दिशा में मोड़ना पड़ेगा और छोटा मोटा लिखिएगा। और बड़े खूबसूरत लोग हैं, किसी नए बच्चे को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं स्वामी, कभी हमने उनको ये नहीं कहा, न ज्यादा उनमें संशोधन किया, क्योंकि वो भाव की दृष्टि से आया। अब उसमें शिल्प ढूंढना, कबीर में कौन सा व्याकरण आप बताइएगा, नहीं व्याकरण। अब मेरे अंतिम निवेदन कर रहा हूं मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, उसमें एक हिमाकत करी, मैंने एक शब्द को बदला, मेरे को पीड़ा हुई। तुलसी का एक दोहा है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, उसको मैंने चेंज किया एक शब्द। मेरा अनुभव है, तुलसी या संसार में भांति भांति के क्रेक, आपको 80% साइकिक मिलेगा। वो अपना ईगो लेके चल रहे भाई जी, दूसरे को मान्यता ही नहीं देते। अब इसका रेमेडी क्या है? तुलसी या संसार में भांति भांति के क्रेक, सबसे हिलमिल चालिए लगा स्वयं के ब्रेक। आपको भिड़ना नहीं है भाई जी। आपको अगर जिस आदमी को 50 साल से वो फैमिली आप अटेंड कर रही है उस क्रेक को, आप यार 2 घंटे उसके साथ मोहब्बत से नहीं रह सकते, तो फिर आपके जीवन की क्या मान्यता है? आपने मुझे बहुत प्यार से सुना। वाह व्यास जी, बहुत मन तो करता है आपसे सुनते रहे, लेकिन अभी ये तो शुरुआत है और एक नए एपिसोड के साथ में आपसे जब भी बुलाया। और मैं तो चाहूंगा कि मेरे पास बहुत अच्छे कवियों का आप दीजिएगा उनको, हमको भी डायस नहीं। अच्छा, हम लोग अब हमारी पोइट्री वहाँ उन श्रोताओं के पास जाके हमारा काव्य भी खत्म हो गया भाई जी। जैसे उदाहरण के तौर पे गंगोत्री वहाँ कितनी पवित्र है, और हरिद्वार में और कलकत्ता में जाते हैं वो कितनी इसीलिए उसका नाम हुगली है, वो हुगली हो गई, वो इतनी गंदी हो गई है। तो मेरा प्रयास क्या रहता है कि मैं इस हुगली को फिर गंगोत्री बनाऊं, एक संशोधन करूं, एक नवाचार लाऊं मेरे व्यवहार में। और अगर आप कविता को सच्चा जीते हैं तो मैं सोचता हूँ भाई जी रूपांतरण होता है। आपने मुझे सुना, मैं सभी दर्शकों को और मेरे प्यारे लेखन करने वाले को और सीनियर्स को एक बार फिर प्रणाम करता हूँ कि आपका आशीष अगर मुझे मिलता रहा तो हम लोग अच्छा लिखने का और प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जरूर, थैंक यू, शुक्रिया व्यास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और आपके अंदर तो वो खजाना है, उसमें से कुछ कुछ लूटते रहेंगे हम लोग। तो दोस्तों, आप सभी को आज का ये सुंदर जो अनुभव युक्त कवि हमारे बीच में है, बहुत सुंदर बातें सुनाई। वैसे भी हमने बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि साहित्यकार, गीतकार, कवि समाज का दर्पण होता है। ये जो चीज़ लिखते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं, समाज उस दिशा में चल पड़ता है। ये अलग बात है कि आज लोगों की सोच में कहीं न कहीं परिवर्तन आया है, कहीं लेकिन जो सत्यता है, जो व्यक्तित्व, जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व, श्रेष्ठ कर्म का निर्माण करने वाली जो कविताएं हैं, आज भी जीवंत है। लेकिन अगर किसी की कविताओं में फूहड़पन है, केवल मनोरंजन है, तो वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। वो आते हैं और चले जाते हैं, उनका नामो निशान नहीं होता। लेकिन जिस कविताओं में, जिन कवियों में, उनके विचारों में जो सत्यता है, चरित्र का विकास है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाने की, समाज को एक अच्छी दिशा देने की अगर भावना है, तो आज भी संसार में उनकी कविताएं जीवंत है। आइए आप सबको ऐसे ही कवियों से फिर हम आपको मिलाते रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति।